हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 जुलाई 2025। तो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? फर्स्ट टॉपिक इज यूएस इंडिया पाकिस्तान ट्रायंगल। यूएस इंडिया और पाकिस्तान का ट्रायंगल बार बार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ये न्यूज़ में है। अब इसको आज हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में इसको कैसे हम यूज कर पाएंगे। सेकेंड टॉपिक इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसमें बहुत सारी वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड स्कीम है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इस साल अगर आप मेंस दे रहे हो तो सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में, ई गवर्नेंस में ये सारे एग्जांपल्स आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। टॉपिक नंबर 3, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज अमिड इवॉल्विंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। वर्ल्ड पावर या ग्लोबल पावर डायनेमिक्स जैसे चेंज हो रहा है। चाइना ऑलरेडी रशिया के बहुत क्लोज है, पाकिस्तान यूएस के क्लोज जा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, और ये प्रीलिम्स के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चार टॉपिक जो हम करने वाले हैं, ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, यूपीएससी एंड एपीएससी बोथ। The first, the US India Pakistan triangle, strategic shift and regional implication। US India और पाकिस्तान का ट्रायंगल क्या है? In the ties between the US, India and Pakistan, American policy now oscillates between idealism, realism and transactionalism। यहाँ है यूएस। अब यूएस को डील करना है इंडिया से, यूएस को डील करना है साथ साथ में पाकिस्तान से। अब अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो यूएस को आइडियली किससे डील करना चाहिए? इंडिया से। क्यों डील करना चाहिए इंडिया से? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यूएस एक डेमोक्रेसी है। रियलिस्टिक बातें करें तो इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म गोल अच्छा रहेगा यूएस का। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल, जिसको ट्रांजैक्शनलिज्म भी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल कई बार यूएस का पाकिस्तान के साथ अलाइन होने लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी ईरान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में ईरान है जहां पे यूएस ने बॉम्ब गिराया। अब वहां पे पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान के जस्ट बगल में अफगानिस्तान है जहां पे तालिबान रूल कर रहा था, जहां से यूएस को एग्जिट चाहिए था। यूएस की आर्मी थी वहां 20 साल, जिसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है। तो ट्रांजैक्शनलिज्म के बेसिस पे यूएस जो है अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करना मतलब क्या होता है? घूमना। देखो, जिनकी इंग्लिश पुअर है, जिसकी वोकेबलरी कमजोर है, आप क्या करो, रोज डीसीए देखो और आप कमेंट सेक्शन में ऐसे 3 वर्ड्स बताओ जो आप आज सीखे हो। एटलीस्ट मेंशन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स या 3 कीवर्ड्स। या तो आपको वर्ड्स आज पहली बार आपने सीखा, अच्छे से सीखा, या उसको आपका इंपॉर्टेंस समझ में आया, पहले भी आप उसको जानते थे, या फिर पहले भी जानते थे और आपको वो वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शनलिज्म। बहुत सारे आपके दोस्त भी जो हैं वो ट्रांजैक्शनलिज्म फॉलो करते हैं। बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, कोल्ड वॉर लेगेसी। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था? फॉर एग्जांपल इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। अब आज़ाद होने के बाद इंडिया के पास क्या चाह रहा था? अगेन यूएस के साथ दोस्ती बढ़ाओ या यूएसएसआर के साथ बढ़ाओ, मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ जाओ या कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ जाओ। हम कहाँ गए? हम कहीं नहीं गए, हम नॉन अलाइंड रह गए, है ना। कोल्ड वॉर में ऐसा चल रहा था, तो यूएस को अच्छा नहीं लगता था। यूएस ने अपना फ्रेंडशिप बढ़ाया पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान को और इंडिया को एक साथ देखने लग गया। एक साथ मतलब पाकिस्तान और इंडिया को एक जैसा कंट्री, एक जैसा उभरता हुआ पावर, एक बराबर का पावर। पाकिस्तान की पॉलिसी जब देखेंगे तो इंडिया का एंगल देखेंगे, इंडिया का पॉलिसी देखेंगे तो पाकिस्तान का एंगल देखेंगे। इसको बोलते हैं हाइफेनेशन। तो यूएस का पॉलिसी जो है वो हाइफेनेशन में था। इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ एक जैसा देखता था, है ना, एक जैसा रीजनल पावर देखता था। जब कोल्ड वॉर की बात हो रही थी 1947 से लेकर के 1991 तक, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, इंडिया ने रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, फिर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने भी किया। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से यूएस ने इंडिया पे बैन भी लगाया। और 10 साल बाद 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, 10 साल बाद यूएस ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट भी किया। सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो कि एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। अब चाइना फैक्टर कहां से आ जाता है? द राइज ऑफ चाइना पुश द यूएस एंड इंडिया क्लोजर एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। जैसे जैसे चाइना का राइज होते गया, अभी चाइना सेकंड
सबसे बड़ा पावर है इकोनॉमी के टर्म में, पीपीपी के टर्म में तो फर्स्ट ही है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी सब में चाइना लीड ले रहा है और धीरे धीरे बहुत आगे निकल आया है ना। बाकी इंडिया और बाकी आसपास की कंट्रीज से यूएस के बहुत क्लोज खड़ा है चाइना। तो जैसे जैसे चाइना का राइज होते गया, यूएस को थ्रेट मिलते गया चाइना से, और चाइना से डील करने के लिए उसको एक ही कंट्री दिखा, जो कौन है, इंडिया। और इंडिया चाइना वॉर भी पहले हो रखा था, तो इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाई। किसने बढ़ाई? यूएस ने बढ़ाई, कि चाइना को टैकल करेगा तो इंडिया करेगा। ट्रंप एरा में आते आते शिफ्ट्स होने लग गए हैं। ट्रंप एरा जब पहली बार आए थे तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे थे, पाकिस्तान का डबल डीलिंग ऑन टेरर, पाकिस्तान जो टेरर का डील करता है उसके हिसाब से ट्रंप का स्ट्रॉन्ग एक सीधे सीधे इंस्टेंस हुआ करता था। अभी ट्रंप साहब का ट्रांजैक्शनल ओवरट्यूर्स है पाकिस्तान को लेकर, ओवरट्यूर्स है ना। मिलिट्री एड जो पाकिस्तान को देते थे वो रिवाइव हो रहा है। मिलिट्री एड पाकिस्तान को क्यों मिलता था? कोल्ड वॉर के टाइम से मिल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम में बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, बगल में ईरान है, ईरान को कंट्रोल करने के लिए, है ना। उसका यूज मिसयूज पाकिस्तान इंडिया में भी करता था। तो वापस से ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो थ्रेट है यूएस के लिए, और वापस से मिलिट्री एड रिवाइव हुआ है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का अगर आपको सीधा साधा डेफिनेशन चाहिए तो फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन मेनली बाय इमीडिएट गेन्स, जिसमें इमीडिएट गेन्स हो जाए, इमीडिएट डील्स हो जाए, इमीडिएट बारगेन्स हो जाए, रादर देन लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल और शेयर्ड वैल्यू। जहां शेयर्ड वैल्यूज नहीं हो, प्रिंसिपल्स पे बात नहीं हो रही हो, है ना, अपना अपना फायदा देखने की बात हो रही है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प डिसीजन टू रिस्टोर मिलिट्री एड टू पाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर काउंटर टेरर कोऑपरेशन। पाकिस्तान काउंटर टेरर कोऑपरेशन करेगा, सोचो। मतलब अब सीधे सीधे यूएस को पाकिस्तान का हेल्प चाहिए ईरान में, अफगानिस्तान में, उसको यूएस बोल रहा है काउंटर टेरर कोऑपरेशन। तो उसके लिए मिलिट्री की एड, सहायता यूएस ने रिस्टोर कर दिया। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, आपके रिश्ते भी बहुत सारे ट्रांजैक्शनल हो गए। हाइफेनेशन वापस से हो रहा है। पहले जो इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग करके देखा जा रहा था, वापस से ट्रम्प साहब हाइपेनेट कर रहे हैं। ट्रीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए लिंक्ड पेयर, जो लिंक्ड है। यूएस का फॉरेन पॉलिसी दोनों में, अगर इंडिया के साथ कुछ करेगा तो पाकिस्तान के साथ करना है, पाकिस्तान के साथ करेगा तो इंडिया के साथ इंपैक्ट पड़ेगा। तो लिंक्ड जैसा देखा जा रहा है, रादर देन डीलिंग विद ईच कंट्री सेपरेटली ऑन इट्स ओन मेरिट। एग्जाम्पल क्या है? इन द कोल्ड वॉर यूएस ऑफन व्यूड इंडिया पाकिस्तान थ्रू द सेम लेंस, उसी को बोलते हैं हाइफेनेशन, affecting its approach to South Asia. The triangular dynamic in South Asian geopolitics. तो triangular dynamics में कौन आ रहा है? यूएस आ रहा है। triangular dynamics में कौन आ रहा है? इंडिया आ रहा है और पाकिस्तान आ रहा है। तो यहाँ रहा यूएस, यहाँ रहा इंडिया और यहाँ रहा पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो कट्टी है ना। यूएस को इंडिया के साथ भी इंगेजमेंट रखना है, चाइना वाइना को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान के साथ भी रखना है, ईरान अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए, और इंडिया के साथ चाइना को टैकल करने के लिए। ठीक है। इनिशियल स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान डबल डीलिंग ऑन टेरर, एड वाज सस्पेंडेड टू प्रेशर पाकिस्तान टू एक्ट अगेंस्ट टेरर, है ना। बाद में यूएस का ट्रांजैक्शनल अप्रोच आया, 397 मिलियन डॉलर का मिलिट्री असिस्टेंस मिला पाकिस्तान को, रिस्टोर किया गया, जो पहले भी मिलता था। F-16 जो पाकिस्तान यूज करता है, F-16 विमान जो है उसका, एयरप्लेन है ना, मिलिट्री एयरप्लेन जो सीधे यूज करता है इंडिया से डील करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। सोचो, अब ये खरीद कौन रहा है? खरीद पाकिस्तान रहा है यूएस से। पैसा कौन दे रहा है मेंटेन करने के लिए? यूएस दे रहा है। कॉल्ड पाकिस्तान अ फेनोमेनल पार्टनर, फेनोमेनल पार्टनर बोला जा रहा है। दिस रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अब ये यूएस का शॉर्ट टर्म गेन दिखाता है, यूएस को शॉर्ट टर्म गेन चाहिए था, है ना। हिज ओवरट्यूर्स नोटेबली अ सिंबॉलिक लॉन्च विद पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया और उसके साथ लंच किया ट्रम्प साहब ने। एंड हिज रिपीटेड क्लेम्स ऑफ ब्रोकरिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रोकर का काम क्या होता है? बीच का काम। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ब्रोकरिंग का काम किया, पीस लेके आए, सीज फायर करवाया। बार बार ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं, कोल्ड वॉर एरा की जो मेमोरीज हैं वापस से ताजा हो गया है। द ट्रायंगुलर डायनामिक्स इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडियाज डॉक्ट्रिनल डिपार्चर। डॉक्ट्रिनल, हमें डॉक्ट्रिन मतलब हमारा जो मेथड था टेरर से डील करने का, हमने चेंज कर दिया इस बार। ऑपरेशन सिंदूर में हमने डायरेक्टली काइनेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स लिया। मिलिट्री रिस्पॉन्स आप समझते हो, काइनेटिक मतलब है ना, हम धुआं धुआं कर देंगे, वेपन्स से डील करेंगे, है ना। काइनेटिक मतलब आप वेपन्स का यूज कर रहे हो तो क्या बोलोगे? काइनेटिक।
कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही होती है, एनर्जी होता है उसमें, उसको क्या बोलते हो आप? काइनेटिक। मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट, हमने मिसाइल्स का यूज किया, हमने वेपन्स का यूज किया, तो हम उसको बोलेंगे काइनेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स, है ना। एंडिंग द ओल्ड रीस्ट्रेन पॉलिसी, बार बार हम पहले रीस्ट्रेन करते थे। 26/11 हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग काइनेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स पे चले गए हैं। अब ये नया नॉर्मल यही है। अगर अभी टेरर अटैक होता है तो हम रिटेलिएट ऐसे ही करेंगे। सीज फायर इज ओनली अ पॉज, नॉट अ परमानेंट पीस। अब हम बोल रहे हैं कि सीज फायर जो है, मोदी जी बोल रहे हैं कि सीज फायर है, परमानेंट पीस नहीं है। अगर पाकिस्तान अटैक करता है हम फिर से काइनेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे। अगर टेररिज्म होता है हम फिर से काइनेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे। ब्लड एंड वाटर शुड नॉट फ्लो टुगेदर, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी भी स्टॉल की गई। एम क्या है? इम्पोज कॉस्ट ऑन पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिटर फ्यूचर अटैक, फ्यूचर अटैक को रोकना, डिटर, डिटर मतलब रोकना। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, हाइटेंस रिस्क ऑफ फ्रीक्वेंट एलओसी एस्केलेशन। इंप्लीकेशन क्या है? एलओसी जो है ना, ये जब कश्मीर का ये वाला हिस्सा पाकिस्तान कैप्चर करके बैठा है, ये जो लाइन है इमेजिनरी जिसको एलओसी बोलते हैं, जिसके इधर पाकिस्तान का कब्जा है और इधर इंडिया जो है, इंडिया के कंट्रोल में इधर वाला जो एरिया है, तो ये जो एलओसी है हमारे पास, एलओसी पे और एस्केलेशन बढ़ेंगे। सिग्नल्स टू द यूएस इंडियाज रिजेक्शन ऑफ मीडिएशन, हमने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि यूएस तुम्हारा मीडिएशन हमें नहीं चाहिए, तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है, शिमला अग्रीमेंट जब हमने साइन किया था पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश बनने के बाद 1972 में, बाद में जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, गुजराल डॉक्ट्रिन आया था, तो गुजराल डॉक्ट्रिन, शिमला अग्रीमेंट, सब में हमने ये बात की थी कि अगर दो कंट्रीज होंगी, ए और बी, इंडिया और दूसरी कंट्री, हम इनके बीच का रिलेशन बाइलैटरली सुलझाएंगे, आपस में बात करके, किसी तीसरे कंट्री का हेल्प, तीसरे एजेंसी का हेल्प हमें नहीं चाहिए। देख रहे हो यहाँ मस्त लंच वंच चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का स्ट्रेटजी क्या रहा? मिलिट्री पोस्चरिंग, मिलिट्री को अच्छे से उसने पोस्चर किया, प्रमोट किया। आसिम मनीर को फील्ड मार्शल बनाया, मिलिट्री सुप्रीमेसी को कंसोलिडेट किया और ज्यादा मिलिट्री पे इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवाइव यूएस इंटरेस्ट, यूएस का इंटरेस्ट कश्मीर में रिवाइव कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है यूएस को, अगर अफगानिस्तान में कोऑपरेशन चाहिए, ईरान में कोऑपरेशन चाहिए, तो कश्मीर के मामले पे बोलो। इकोनॉमिक बार्गेनिंग कर रहा है पाकिस्तान, रेयर अर्थ मिनरल्स के माइंस हैं पाकिस्तान में, ट्रेड कंसेशंस चाहिए ट्रंप को, यूएस को ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए टू इंटाइस अमेरिकन सपोर्ट। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान यूज कर रहा है बार्गेनिंग में, है ना, यूएस को इंटाइस करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। पाकिस्तान का लोकेशन देखो यार, पाकिस्तान यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है? ईरान, बॉर्डर है ना। पाकिस्तान ये कंट्री नहीं है, सिस्तान बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ ईरान, ठीक है। तो ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, सीधे सीधे, ठीक है, ये कंट्रीज हैं, है ना। तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए, ईरान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, दोनों के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक। इसलिए पाकिस्तान को ये बिलीव होता है कि उसका इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहेगा, है ना, यूएस के विजा विज। यूएस कैलकुलेटेड एमबी बैलेंस, एमबी बैलेंस मतलब दोनों तरफ देखना है हमें, बैलेंस करके रखना है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऐसा यूएस कर रहा है अभी, है ना। रिस्क क्या है? रिस्क ये है यूएस का कि इंडिया के साथ ट्रस्ट खराब कर रहा है यूएस। इनकरेज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल, पाकिस्तान का ब्लैकमेल को इनकरेज कर रहा है, कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है यूएस काउंटर टेररिज्म के कमिटमेंट पे। क्वाड जो है, जो इंडिया, यूएस, है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है, जिसमें इंडो पैसिफिक एरिया में कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है, उसमें स्क्रिजोफ्रेनिया जो है क्रिएट कर रहा है, स्किजोफ्रेनिया। अब इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। रियलिज्म का मतलब क्या है? रियलिस्टिक तरीके से डील करना। आइडियलिज्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म, अच्छा अच्छा सोचना, ठीक है। क्वाड के बारे में आप जानते हो, 4 कंट्रीज का एक छोटा सा कोलैबोरेशन। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हमें बाकी कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ, आसियान कंट्रीज में 10 कंट्रीज आते हैं, है ना, म्यांमार से ले लो, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे 10 कंट्रीज कहाँ आते हैं? आसियान में। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन सब के साथ हमारा अपना टाइज बढ़ाना चाहिए। काउंटर टेरर डिप्लोमेसी, टेरर जहां टेरर को काउंटर करने का डिप्लोमेसी हो रहा है वो हमें करना चाहिए, और मिलिट्री के रूप से, बॉर्डर के रूप से हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। काउंटर टेरर इंटेलिजेंस, सब में हमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 2, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी को कैसे हम
यूज कर रहे हैं या करना चाहिए कि हम विमेन और चिल्ड्रन को इंडिया में क्या कर सकें, एम्पावर कर सकें। इसमें आपको एम्पावरमेंट का मतलब पहले समझा दिया जाए। एम्पावरमेंट मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना। उनको, विमेन को या चिल्ड्रन को पैसे मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिले, कल्चरल एम्पावरमेंट, कल्चरली उनको जो करना है वो कर पाए, ह्यूमन एंड सोशल एम्पावरमेंट, अपने डिसीजन खुद ले पाए, दैट इज ह्यूमन एंड सोशल एम्पावरमेंट। किसी और पे, अपने हस्बैंड पे या किसी अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड नहीं रहे, है ना। खासकर वुमेन की बात हो रही है, चिल्ड्रन की इसमें बात ज्यादा नहीं हो रही। एम्पावरमेंट मतलब ट्रू एम्पावरमेंट बिगिंस विद एक्सेस टू राइट्स। जब राइट्स मिल जाते हैं, सर्विसेज मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ में अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है, तो एम्पावरमेंट हो जाता है। कई बार एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एम्पावरमेंट का आप ट्रू मतलब नहीं समझ पाते हो। राइट्स हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है ना। उसके अलावा बाहर जाके पढ़ने का राइट्स है, बाहर जाके काम करने का राइट्स है, ठीक है। सर्विसेज मिल रही हैं, सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज मिल रही है उनको, ट्रांसपोर्ट ईजी मिल रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी मिल रहा है रास्ते में, हर जगह वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, वर्क प्लेसेस पे प्रोटेक्शन मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ये सब कुछ मिल रहा है तो एम्पावरमेंट है। डिजिटल इंडिया ने एम्पावरमेंट को काफी पुश किया है, रियल टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, वर्क फ्रॉम होम क्रिएट करके काफी पुश किया है। और वुमेन के साथ जो जो भी इनिशिएटिव है वो विकसित भारत @2047 से अलाइंड है, लिंक्ड है। क्योंकि वुमेन का एम्पावरमेंट होगा तभी विकसित भारत होगा, तभी अमृत काल का हम यूज कर पाएंगे। अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसको हम अमृत काल बोलते हैं। 2022 से 2047, 25 साल का टाइम। इंडिया आजाद कब हुआ? 1947। तब से लेके ये 75 ईयर्स का टाइम बीत चुका है। और 2022 से जो 75 ईयर हमने लगाया, अगला 25 साल अमृत काल है। मतलब नेक्स्ट, पहले 75 ईयर में हमने अमृत मंथन किया है, मंथन, अमृत को निकाला है। अब अमृत काल है, उस अमृत को पीने का टाइम आया है ना। मतलब इसमें इंडिया का ग्रोथ और होगा, सब लोगों का एम्पावरमेंट और होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे स्कीम्स हम लोग लेके आए। अब वुमेन का इंक्लूजन से क्या होगा? एक इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव इकोसिस्टम बनेगा, वेयर टेक्नोलॉजी ब्रिजेस गैप्स इन सर्विस डिलीवरी। जहां टेक्नोलॉजी से सर्विस डिलीवरी में गैप फिल होगा। अमृत काल में क्या होगा? डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा, लास्ट माइल तक होगा। लास्ट माइल मतलब हर कोने कोने में जो इंसान है वहां तक सर्विस पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में काम होगा। पोटेंशियल जो है, जो घर पे बहुत सारे लोग हैं जिनका पोटेंशियल अनलीश होगा। अनलीश मतलब वो घर पे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, है ना। बट वो स्कूल टॉपर थी वो लड़की, बट अभी कुछ नहीं कर रही, अभी हाउस वाइफ बन के बैठी हुई है। उनका पोटेंशियल अनलीश करना है, ग्रीन ग्रोथ करना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, यूथ पावर को और ज्यादा हार्नेस करना है। सबका साथ सबका विकास तो है ही, साथ में सबका विश्वास। और ऐसे हम डेमोक्रेसी को डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे 2047। वेमेन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हम चला रहे हैं? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बड़ा सा स्कीम है। इसके अंदर वन स्टॉप सेंटर्स हैं वुमेन के लिए, वुमेन हेल्पलाइन है जरूरत पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, नारी अदालत भी है वुमेन का सेफ्टी वेफ्टी प्रमोट करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पहले 2015 में लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ मतलब बेटियों को जो मार दिया जाता है, चाहे इन्फेंटिसाइड, पेट में ही या फिर पैदा होने के बाद, जस्ट आफ्टर दैट, है ना। खासकर हरियाणा में जो जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो काफी स्क्यूड है। वुमेन काफी कम है, मेन काफी ज्यादा है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ। जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन को प्रिवेंट किया गया, सर्वाइवल इंश्योर किया गया, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन इंश्योर किया गया गर्ल चाइल्ड का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रखा गया इसको अंडर संबल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है, इसका जो संबल वर्टिकल है, इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डाला गया, है ना। न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए सक्षम आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी क्या होता है? जहाँ छोटे बच्चों का खाना पीना पढ़ाई लिखाई, एक तरह से उनका प्ले स्कूल होता है। 2 लाख आंगनवाड़ी को मॉडर्नाइज करके उनको सक्षम बनाया जा रहा है। सक्षम मतलब कैपेबल। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां होगा, डिजिटल डिवाइसेस होंगी, इनोवेटिव लर्निंग टूल होगा, बच्चों को यहाँ हेल्प मिलेगा, बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्री स्कूल एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। तो एक तरह से छोटे बच्चों का ये क्या है? प्ले स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, जिसको आंगनवाड़ी बोलते हैं। और आंगनवाड़ी बहुत साल से चल रहा है, बट आंगनवाड़ी कैपेबल नहीं है, तो इसलिए आंगनवाड़ी का कैंपेन सक्षम आंगनवाड़ी। और साथ में मिशन पोषण। पोषण से क्या होगा? बच्चों का न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उनको क्या खाना खिलाया जा रहा है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो बहुत ज्यादा खाने पर डिपेंड करता है। एक पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें ट्रैक किया जा सकेगा
आंगनवाड़ी सेंटर्स में इसका यूज होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स उसका यूज कर सकती हैं। रियल टाइम डेटा एंट्री एंड मॉनिटरिंग होता है पोषण ट्रैकर में, क्या खाना खिलाया, कितना हाइट है, कितना वेट है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करती है ना। 10.14 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रेन, ठीक है। ये सारा पोषण ट्रैकर का यूज हो रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज मतलब क्या होता है, करप्शन एक तरह से समझ सकते हो, न्यूट्रिशन डिलीवरी, है ना। लीकेज किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे जानबूझ के हो रहा है चाहे अनजाने में हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का यूज, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज ही तो है। डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल, पोषण भी पढ़ाई भी, ये सब दिया जा रहा है पोषण ट्रैकर के थ्रू, पोषण अभियान के थ्रू। पोषण अभियान के जो बेनिफिशियरीज हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा है। न्यूट्रिशन करके डायरेक्ट आपको टॉपिक पढ़ना है ना, न्यूट्रिशन करके। तो इसमें लैक्टेटिंग मदर्स, है ना, जो अभी जिन्होंने छोटा बच्चा जन्म दिया है और उनको दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं उनको। प्रेग्नेंट वुमेन, अडोलेसेंट गर्ल, अडोलेसेंट 13 14 15 वाली गर्ल्स, अडोलेसेंट गर्ल्स, चिल्ड्रेन जिनका एज 6 मंथ से 6 ईयर है, और चिल्ड्रेन जिनका एज लेस देन 6 मंथ है, जिनको इन्फेंट बोल सकते हैं। तो ये सारे मिला के 10 करोड़ से ऊपर बेनिफिशियरीज हैं पोषण अभियान के। पोषण, पोषण मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी आप इनको बोल सकते हो। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर बेनिफिशियरीज आपको दिखाए जाएंगे जो कि फायदा उठा रहे हैं पोषण अभियान का, है ना। मैटरनल वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ मतलब माता का वंदना करना है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो फर्स्ट बच्चे पे 5,000 रुपए माता को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे तो पैदा होते रहेंगे, बट जो गरीब महिलाएं हैं उनके पास पैसे नहीं होते अपना हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। और सेकंड बार में 6,000 मिलेगा अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो, ठीक है। प्रोमोटिंग पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ऑफ डॉटर्स, डॉटर्स का जो है री इन्फोर्समेंट हो वो भी पॉजिटिव तरीके से। अब ये पूरा फुल्ली डिजिटल वर्कफ्लो हो गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा, रियल टाइम डैशबोर्ड है, रियल टाइम पे वहां पे डेटा वेटा दिखते रहता है। और साथ में अगर किसी को पैसा नहीं आया, कम आया, दिक्कत हुआ, ग्रीवियांस रिट्रेसल मॉड्यूल्स भी है कि वुमेन का वहां पे ग्रीवियांस, परेशानी, ग्रीवियांस मतलब परेशानी को रिट्रेस मतलब एड्रेस भी किया जाएगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स क्या है वुमेन के लिए, फॉर एग्जांपल वुमेन जो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में उनके हैरेस किया जाता है ना, कोई भी बॉस है उनका सुपीरियर है, वर्क प्लेसेस पे वो सेफ नहीं फील करती हैं, तो वर्क प्लेसेस पे वो कंप्लेन लॉन्च करें, उसके लिए शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिंग कंप्लेन्स ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट कैसे रोकना है, गवर्नमेंट लॉन्चेज सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, है ना। रजिस्टर कंप्लेन रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, आप कहीं भी काम करते हो, आप गर्ल हो, वेमेन हो, कहीं भी काम करते हो, वहां पे आपको कलीग से या बॉस से या किसी से भी सेक्सुअल हरासमेंट फील हो रहा है, यू कैन कंप्लेन टू शी बॉक्स, है ना। वहां पे स्पीडियर रेमेडी होगा वुमेन अगर सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही हैं। कंप्लेनेंट कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई जाती है ऑफिस में, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी जिसमें वुमेन लीड करेगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव में क्या है, मिशन शक्ति की तो बात हम कर ही रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन का हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर्स, नारी अदालत, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह मिलता है, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल, मातृ वंदना योजना, नेशनल क्रेशे, क्रेशे मतलब छोटे बच्चे जहाँ पे खेलेंगे वेलेंगे, है ना, वुमेन बच्चों को वहां रख के अपने काम पे जा सकती हैं, उसको बोलते हैं नेशनल, उसको क्रेशे बोलते हैं। स्वाधार गृह, जहाँ वुमेन जो परेशान है ना, जिनको रिहेबिलिटेट करना है, जो सेक्स वर्कर बन गई या फिर ऐसे हेरेस्ड हैं, वो स्वाधार गृह में जाके रह सकती हैं। तो ये समर्थ और ये संबल, समर्थ एंड संबल दो कंपोनेंट हैं आपके, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसके हैं, मिशन शक्ति के। डायरेक्टली अगर वुमेन से रिलेटेड कुछ है, अगर आप मिशन शक्ति लिख देते हो और ऐसे ही, है ना, ऐसे ही अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना देते हो, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हो और उसको डब्बा बंद कर देते हो, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका माना जाएगा। चाइल्ड की बात कर लो, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एडॉप्शन में केयरिंग्स पोर्टल बनाया गया है, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, है ना। इससे क्या होगा, एडॉप्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, चाइल्ड का एडॉप्शन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, अप्रूवल फास्टर होगा, ट्रैकिंग जो होगा और बेटर होता जाएगा केयरिंग से। वात्सल्य बच्चों को बोला जाता है,
तो वात्सल्य, मिशन वात्सल्य मतलब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं। फोस्टर मतलब उनका डेवलपमेंट कराया जाएगा। चाइल्ड राइट को वायलेशन को मॉनिटर किया जाएगा, है ना। वहां पे जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड के वेलफेयर से रिलेटेड है, उनका कन्वर्जेंस कराया जाएगा। और डेटा ड्रिवन इंटरवेंशन होंगे। डेटा ड्रिवन कि बच्चों को क्या चाहिए, कैसी नीड है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब मिशन वात्सल्य के अंदर है। टेंजिबल आउटकम्स, अब इन सब का आउटकम भी आया है ना। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले सेक्स रेशियो 918 था, वो 930 हुआ है, तो काफी सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है। मैटरनल मोर्टेलिटी, जो महिलाएं मदर्स मर रही थी उनका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। 1000 में 130 महिलाएं मर जा रही थी, जो क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है। अब प्रेग्नेंट वुमेन का मोर्टेलिटी 1000 में 97 हो चुका है, मतलब डिक्लाइन हुआ है। वर्क फोर्स इंपावर्ड किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेन इन यूजिंग स्मार्टफोन्स, आंगनवाड़ी में वर्कर्स स्मार्टफोन एप्लीकेशन ये सब यूज कर रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अबाउट 19,000 करोड़ हैज रीच्ड ओवर 4 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज, है ना। प्रधानमंत्री मातृ बीमा योजना में 19,000 करोड़ वुमेन को पहुंचा है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड, अभी भी बहुत सारे वुमेन के पास स्मार्टफोन नहीं है भी तो उनको ऐप चलाने नहीं आता। डेटा प्राइवेसी, कैसे डेटा को उनको सिक्योर रखना है वो उनको समझ में नहीं आता। और कई बार अगर मोबाइल फोन है भी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, चार्ज कैसे होगा, वाटर सप्लाई भी नहीं है। वे फॉरवर्ड ब्रिजिंग डिजिटल गैप्स, डिजिटल गैप्स को ब्रिज करना, इंटरनेट का कनेक्टिविटी बढ़ाना। अफोर्डेबल स्मार्ट डिवाइसेस, 2000-3000 के अगर स्मार्टफोन आने लगे, अफोर्डेबल होने लगेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूअस करने की जरूरत है। डेटा सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। आउटकम, यूज रियल टाइम डैशबोर्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, रियल टाइम डैशबोर्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस का क्या फायदा होगा, सर्विस डिलीवरी अच्छी होती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ज्यादा इफिशिएंट होती है, ज्यादा अकाउंटेबल होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब सबको दिखती है, एफिशिएंट मतलब तो समझ ही रहे हो, इफिशिएंसी बढ़ता है। अकाउंटेबल मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है, सर्विस को डिलीवर करना। तो गवर्नमेंट अपने काम पे खरा उतरता है, लोग ट्रैक कर पाते हैं कि गवर्नमेंट तुमने काम किया कि नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। इनेबलिंग रियल टाइम ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मूविंग फॉरवर्ड, डिजिटल इंक्लूजन एंड रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी की to sustaining this momentum, realizing the vision of Viksit Bharat and ensuring justice, dignity and opportunity for every women and children. Third topic, India's foreign policy priorities amid evolving global power dynamics. Amid मतलब बीच में, है ना, मध्य में, amid मतलब मध्य। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहा है, उस बीच में हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज क्या होने चाहिए, है ना। ये ऑथर हैं इसके लिखने वाले सी राजा मोहन। सी राजा मोहन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं। इन्होंने लिखा है नट्स एंड बोल्ट डिप्लोमेसी। नट बोल्ट को टाइट करके रखो, है ना, कस के रखो, पकड़ के रखो, ठीक है, जो चाहिए वो करके रखो, तो इसको बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कहाँ गए हैं, मल्टी नेशन की टूर पे गए हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। विद की स्पॉट्स, की स्टॉप उनका ब्रिक्स समिट पे रहेगा, ब्रिक्स की समिट पे भी जाएंगे, है ना। और वहां जाके हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। फॉरेन पॉलिसी अभी प्रेजेंट डे में क्या दिख रही है, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट समझते हो ना, हिलती डुलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप को देख लो, है ना, अभी हमने ऊपर टॉपिक में डिस्कस किया। मल्टीपोलर, बहुत सारे पोल्स ऑफ पावर आ गए हैं, यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया। ग्लोबल वर्ल्ड अनसर्टेन होता जा रहा है, ईरान, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज डीपेंड एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम। ब्रिक्स के साथ, क्वाड के साथ हमारा एंगेजमेंट बढ़ा है। हमने मल्टी अलाइनमेंट फॉलो किया कि सबके साथ अलाइन होंगे, यूएस के साथ भी, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, सबके साथ कोऑपरेट करेंगे, दैट इज मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्टेड बिग विजन, हमने बिग विजन प्रोजेक्ट किया है कि मल्टीपोलर एशिया मल्टीपोलर होगा। पोल मतलब पावर सेंटर, तो सिर्फ चाइना ही पावर सेंटर नहीं होगा एशिया में, सिर्फ चाइना इंडिया ही नहीं होंगे, चाइना इंडिया, सिर्फ रशिया ही नहीं होगा, चाइना इंडिया जापान सऊदी अरेबिया, बहुत सारे पावर सेंटर, दैट इज मल्टीपोलर। वर्ल्ड भी मल्टीपोलर होगा, सिर्फ यूएस चाइना की वाही वाही नहीं होगी। हाउएवर इंडिया मस्ट फोकस लेस ऑन एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल विजन, हमारा जो आइडियोलॉजिकल विजन है उस पर हमें कम फोकस करना चाहिए। नट और बोल्ड ट्रांजैक्शनल अप्रोच थोड़ा अपनाना चाहिए, है ना। मोर ऑन सिक्योरिंग कंक्रीट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आइडियोलॉजी पे अभी हमें काम कम करना चाहिए, एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल विजन खासकर, कि हम डेमोक्रेसी के सपोर्टर बने रहेंगे भले ही हमारा लॉस होता रहे, नहीं। हमें अपना इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और ज्यादा सीमेंट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है।
इंडो पैसिफिक रीजन देख रहे हो, इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, चाइना एक पावर है, जापान है, इंडिया है, इधर यूएस है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से चाइना का डोमिनेशन रोकने के लिए क्वाड बनाया गया था। मल्टीपोलर वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन रहेगा, यूएस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया, चाइना, रशिया, सब एक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। कोई भी अकेला सुपर पावर या बहुत बड़ा पावर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी पोलर। पोल मतलब पावर सेंटर, सेंटर्स ऑफ पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हो, ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, है ना, ठीक। और ये ब्रिक्स के बारे में आप अच्छे से समझते हो। चलिए आगे चलते हैं। India's multi-alignment diplomacy, the current strategy, BRICS engagement. BRICS is seen as an alternative platform to reform global governance. Global governments को रिफॉर्म करने के लिए चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन। हमें वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, चैलेंज करना है। However, internal contradictions are growing. इंडिया चाइना हॉस्टिलिटी ग्रो हो रहा है। रशियाज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, रशिया का डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ रहा है। अर्जेंटीना डिक्लाइनिंग टू ज्वाइन ब्रिक्स, अर्जेंटीना ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला था बट ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने वाला था बट ज्वाइन नहीं किया। तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ब्रिक्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंडिया चाइना का हॉस्टिलिटी तो है ही, रशिया का भी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी, मल्टी अलाइनमेंट में हम क्वाड का डिप्लोमेसी करते हैं। ठीक है, क्वाड किसे किसके लिए है, चाइना को बैलेंस करने के लिए है। चलो ठीक है ना। बायलैटरल डिप्लोमेसी हमारा अभी यूएस से हाल फिलहाल ट्रंप साहब के रूल में खराब हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवली इन बायलैटरल पार्टनरशिप, यूएस के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन नेशंस के साथ बहुत ज्यादा आउटरीच चलाया है मोदी गवर्नमेंट ने। तो यूएस छोड़ के बाकी कंट्रीज के साथ अच्छा ही है, यूएस के साथ भी अच्छा है, बट बातचीत खराब हो रहा है। क्वाड अ मोर यूजफुल प्लेटफॉर्म, क्वाड पे लाइक माइंडेड कंट्री हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बट खास काम नहीं हुआ है। चाइना का असर्टिवनेस एक कॉमन कंसर्न है कि चाइना को हमें काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी देना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन को मेंटेन करना है ना, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो ये सब क्वाड का एक तरह से काम हुआ। ब्रिक्स के अंदर क्या चैलेंज है, ब्रिक्स के अंदर ये प्रॉमिस तो है, ये आइडियोलॉजिकल विजन तो है कि हम नॉन वेस्टर्न ऑर्डर, वेस्ट मतलब यूएस, वेस्ट मतलब यूरोप, यूएस और यूरोप के जो विजन है वर्ल्ड का, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, है ना, G7, ये सब ग्रुप है, उसके अलग हम ब्रिक्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, है ना, चाइना, चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका, इन सब का विजन प्रमोट कर पाए। तो ब्रिक्स जो है नॉन वेस्टर्न ऑर्डर तो बना हुआ है, आइडियोलॉजिकल जरूर है, बट प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं हो पा रहा ब्रिक्स में बहुत ज्यादा। रशिया चाइना एक्सिस और स्ट्रांग हो गया, रशिया हमारा काफी अच्छा दोस्त है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया और क्लोज हो गया है चाइना के, है ना। तो हमारा रशिया अब चाइना वाले मैटर में तो बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। बेनिफिट हमारे पास बहुत कम है, डिस्पाइट रिटोरिक अबाउट, रिटोरिक मतलब चैंटिंग, रैंटिंग, बार बार एक ही चीज बोलते रहना, उसको क्या बोलते हैं, रिटोरिक। ठीक है, एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाना। डिस्पाइट रिटोरिक अबाउट मल्टीपोलर एशिया, नीदर मॉस्को नॉर बीजिंग, मॉस्को मतलब रशिया, बीजिंग ऑफर्स इंडिया सिग्निफिकेंट मटेरियल सपोर्ट अगेंस्ट चाइनीज अग्रेशन। ट्रंप पाकिस्तान आउटरीच और वेकअप कॉल, ट्रंप का पाकिस्तान आउटरीच हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। रिसेंट डेवलपमेंट, ट्रंप हैज री इंगेज पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहे हैं। अभी हमने पहले वाले ही सीधे सीधे में सब कुछ डिस्कस किया है। इंडिया के लिए क्या वरीज है, यूएस रिलायबिलिटी एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्या यूएस एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पोटेंशियल रीहाइफनेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन यूएस पॉलिसी, यूएस पॉलिसी के अंदर एक पोटेंशियल रीहाइफनेशन दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी में। रीहाइफनेशन मतलब दोनों को एक साथ करके देखना, है ना, ये तो हमने ऊपर में डिस्कस किया ही। अब इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक चॉइस और डिलेमा क्या है। डिलेमा 1, विदर टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग हेवली इन ब्रिक्स, ब्रिक्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करते रहो, ब्रिक्स चाइना सेंट्रिक ज्यादा है ना, भले ही चाइना से हमारे खटास हो, बट ब्रिक्स पे रिलाई करो। दूसरा, क्वाड के साथ रिलाई करो। ठीक है, यूएस अनप्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तान के साथ झुक रहा है, किधर जा रहा है। डिलेमा 3, विदर टू फोकस ऑन प्रोजेक्टिंग आइडियोलॉजिकल विजन, या आइडियोलॉजिकल विजन प्रोजेक्ट, मल्टीपोलर एशिया होना चाहिए, है ना, और टू प्रायोरिटाइज नेशनल रेजिलियंस एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। तो सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, नेशनल रेजिलियंस, खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, रादर देन बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल विजन के पीछे पड़ने के, हमें
नेशनल रेजिलियंस को, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की फिलहाल जरूरत है। नट्स एंड बोल्ट डिप्लोमेसी प्रमोट करना है। नट्स एंड बोल्ट मतलब फोकस्ड, नट जो है बोल्ट में फोकस तरीके से कसता है। रियलिस्टिक, इंटरेस्ट ड्रिवन एंगेजमेंट, इंटरेस्ट होना चाहिए, रादर देन परसुइंग स्वीपिंग आइडियोलॉजिकल एम्बिशन अबाउट द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इट इज इन अ टर्बुलेंट एंड ट्रांजेक्शनल ग्लोबल लैंडस्केप, सेल्फ रिलायंस एंड pragmatic partnership as India's best tool secure its national interest. Nuts and bolt diplomacy क्या है? Selective multilateralism, engage platform like BRICS and Quad, pragmatically not emotionally, focus on what they deliver in real terms not slogans। है ना, ब्रिक्स एंड क्वाड क्या डिलीवर करेंगे? खाली फोरम बना के बैठ, व्हाट्सएप ग्रुप बना के बैठे हैं, कुछ काम धाम हो नहीं रहा। नेबरहुड को प्रायोरिटाइज करें, नेपाल से एंगेजमेंट बढ़ाएं, बांग्लादेश के रिलेशन ठीक करें, श्रीलंका से ठीक हो रहा है ऑलरेडी, है ना, इनसे हमारा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करें। रिकॉग्नाइज पावर पॉलिटिक्स इज ट्रांजैक्शनल, पावर पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल ही होता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेने की जरूरत है ना। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है दोनों को। अगर कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज, अगर इंडियन कंपनीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, तो उनको फायदा मिलेगा इसका, है ना। कंपनीज को फायदा मिलेगा, कंपनीज मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और साथ में एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो एम्प्लॉयर को भी फायदा मिलेगा, एम्प्लॉय को भी फायदा मिलेगा। और इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 99,446 करोड़ एलोकेट किया है। देखो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास, बहुत ज्यादा हेवी एलोकेशन किया गया है ना। 2 लाख करोड़ की बात बोली गई थी यूनियन बजट में कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग करेंगे, जिसमें अभी 1 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट है। जनरेट करना है 3.5 करोड़ जॉब्स 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करना है, जिसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज पे बहुत फोकस किया जाएगा, जो पहली बार नौकरी करेंगे। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, सर्विस में भी बढ़ाना है बट मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्स टू टैकल की चैलेंजेस इन इंडियाज लेबर मार्केट, नेमली लो फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन कम होता है ना, हमारे लेबर मार्केट में फॉर्मलाइजेशन कम है। फॉर्मलाइजेशन कम है मतलब कई बार कैश में ही पेमेंट मिल जाता है, बैंक में नहीं मिलता, है ना, बैंक में नहीं मिलता। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल नहीं होता, है ना, इनका सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं कटता। ठीक है, तो फॉर्मलाइजेशन कम है, उससे इनका पेंशन, इनका इंश्योरेंस, सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। स्लो जॉब ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में, इंसेंटिव कम है, तो ये सारी चीजों को एड्रेस करने वाला है ये स्कीम। सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, जो पहली बार एम्प्लॉय बन रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। और एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो ऐसे नए एम्प्लॉय हायर करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे स्कीम से। और ये अगस्त 1 2025 से चलेगा, जुलाई 31 2027 तक चलेगा। ऑलमोस्ट 2 साल का पूरा टेन्योर रखा गया, 2 साल में 1 लाख करोड़ तक खर्चा किया जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, पार्ट ए में इंसेंटिव किसके लिए होगा? एम्प्लॉयज के लिए, जो पहली बार नौकरी करेंगे। एम्प्लॉयज मतलब जो पहली बार नौकरी करेंगे, जो पहली बार ईपीएफओ के साथ जुड़ेंगे। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पीएफ अकाउंट आप खुलवाते हो ईपीएफओ के साथ, है ना, तो आपका क्या कटता है? पीएफ कटता है। ठीक है, जब नौकरी करते हो आप, वहां पे क्या कटाते हो? पीएफ कटाते हो। 15 ईयर्स तक आपका पैसा पीएफ अकाउंट में रहता है मिनिमम। बाद में आप उस पैसे को ले सकते हो जब आपके जरूरत हो, जब आप बूढ़े हो जाओ, जब आपको इंश्योरेंस की जरूरत हो। ठीक है, तो ये जो है, ये किसके लिए है? एलिजिबिलिटी क्या है? उन एम्प्लॉयज के लिए जिनका सैलरी 1 लाख से कम है। जिनका भी सैलरी 1 लाख से कम है, उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव देगी अगर वो ईपीएफओ के साथ पहली बार जुड़ते हैं। जो पहले जुड़ चुका है उनके लिए नहीं है। कितना देगी, कितना इंसेंटिव देगी? 15,000 मैक्सिमम तक का देगी, 1 मंथ का सैलरी देगी। 1 मंथ का सैलरी, मान लो किसी का सैलरी जो है 10,000 है, तो 10,000 रुपीज देगी उसको, है ना, बेनिफिट में। अगर किसी का सैलरी 5,000 है तो 5,000 देगी, 12,000 है 12,000 देगी, 15,000 है तो 15,000 देगी, 20,000 है तब भी 15,000 देगी, 80,000 है तब भी 15,000 देगी। 2 इंस्टॉलमेंट में देगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 6 मंथ अगर लगातार वो जॉब करता रहा तब उसको उसको मिलेगा इसका 15,000 का आधा, या जितना भी उसका सैलरी होगा, 10,000 है तो 5,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको 1 साल बाद मिलेगा।
और साथ साथ में उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट करना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? पैसे को कैसे खर्च करना है, पैसे को कैसे सेव करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे से कैसे इंश्योरेंस खरीदना है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पैसे से कैसे इंश्योरेंस बनाना है, पैसे से कैसे पेंशन जमा करना है। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। पैसे तभी मिलेंगे जब आप पैसे को कैसे बचाना है, पैसे का यूज कैसे करना है वो समझो। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम क्लास 10th तक सबको पढ़ा देना चाहिए, बट कभी पढ़ाया जाता है? पूरे करिकुलम में कहीं नहीं है, सिर्फ एमबीए वालों को पढ़ाया जा रहा है, तो एमबीए वाले एमबीए कर रहे हैं। अ पोर्शन हेल्ड इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट टू प्रमोट फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर को ये बेनिफिट करेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी दिलाएगा। पीएफ क्या है? सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटी का सिक्योरिटी। पार्ट बी, एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा, जॉब देने वालों को भी फायदा होगा। अगर अगर कोई ऐसा कंपनी है, कंपनी मतलब जहां पे स्टाफ जो है लेस देन 50 है, तो 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय ऐड करने पे उनको फायदा होगा। 50 से ज्यादा स्टाफ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे 5 या ज्यादा एम्प्लॉय ऐड करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट इनको क्या इंसेंटिव देगी? गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देगी मंथली, है ना। 10,000 सैलरी वाला एम्प्लॉय अगर हायर हो रहा है तो 1,000 रुपीज कंपनी को मिलेगा, मंथली मिलेगा। अगर 10 to 20,000 वाला एम्प्लॉय हायर हो रहा है तो 2,000 गवर्नमेंट मंथली देगी, है ना, पर एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हायर हो रहा है। अगर 20,000 to 1 लाख सैलरी ब्रैकेट वाला एम्प्लॉय हायर हो रहा है, और ये सारे ईपीएफओ के साथ लिंक्ड होने चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, कभी उसको फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको 3,000 मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी को अलग बेनिफिट मिला, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, और यहाँ एम्प्लॉय को अलग बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है। ड्यूरेशन क्या है? 2 साल, और 4 ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 साल रखा गया है, 4 ईयर्स, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा काम दिया गया है। ईएलआई का क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एलोकेशन किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का यूज किया जाएगा, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। और एम्प्लॉयर्स को डायरेक्ट उनके पैन अकाउंट लिंक में आ जाएगा, पैन कार्ड, उनके बिजनेस पैन कार्ड जैसे ही अकाउंट में लिंक है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये इंसेंटिव से क्या क्या काम होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट मिलेगा, है ना, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। एक तरह से फॉर्मलाइजेशन होगा, वेज सपोर्ट मैकेनिज्म है, स्किल बिल्डिंग होगा इंडिया में, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव होगी। इंडस्ट्रियल बॉडीज हैव लार्जली वेलकम द इनिशिएटिव, बट ये चीज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन को अच्छा नहीं लगा कि पैसा वर्कर्स को मिल रहा है, ठीक है, बट एम्प्लॉयर्स को क्यों मिलना चाहिए? ये लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉयर्स को मिलना नहीं चाहिए। भले ही डाइवर्जेंट ओपिनियन है, द स्कीम्स डिजाइन इंडिकेट अ मूव टुवर्ड मोर स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप, स्पेशली इन पोस्ट पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक के बाद वाली इकोनॉमी में दैट डिमांड्स रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी इन लेबर मार्केट। तो ये रहे आज के 4 टॉपिक। अब आप कमेंट में बता सकते हो कि आज कौन कौन से वर्ड्स आपने सीखे या कीवर्ड सीखे या आपका यूज जो है उनका इनहेंस हुआ। थैंक यू एंड जय हिंद।